हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। एचएस का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस प्रीलिम्स के रिजल्ट में जैसा कि हम देखते हैं कि काफी सारे विद्यार्थियों का नहीं होता है और कुछ विद्यार्थियों का ही इसमें सिलेक्शन हुआ है। तो अभी जो कट ऑफ आई है उसका अभी जो रिजल्ट आया है उसके अनुसार 500 प्लस विद्यार्थियों का सिलेक्शन प्रीलिम्स में हुआ है। अच्छा, इन्होंने जो है कमीशन ने कट ऑफ नहीं आउट करी है, आंसर की नहीं आउट करी है, उतना ट्रांसपेरेंसी तो नहीं दिखाई इन्होंने कि एटलीस्ट जो है मार्क्स आउट कर देते कि क्या कट ऑफ है और किस तरह से आंसर की इन्होंने कैलकुलेट करी, कौन से क्वेश्चन को डिस्कार्ड किया है। क्योंकि इस बार बहुत वेरिएबिलिटी आई है। कुछ बच्चे जो 90 91 एक्सपेक्ट कर रहे थे उनका सिलेक्शन हुआ है, कुछ बच्चे जो 102 103 एक्सपेक्ट कर रहे थे उनका नहीं हुआ है। तो वेरिएशन बहुत हुई है कि कितने नंबर डिप चले गए हैं या कितने नंबर एस्केलेट हो गए हैं। बहरहाल अब इसी में से दो सेट ऑफ विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है। अभी का वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं कि जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है। अब उनके लिए अगले 40-50 दिनों के अंदर क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। दूसरे सेट ऑफ विद्यार्थी जिनका नहीं हो पाया है इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई, उनके लिए अभी दिन में मैं एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बना दूंगा किस तरीके से आप अपने को अब रीअलाइन करो, क्योंकि हमारे पास ही हमारा इन हाउस बच्चा बहुत सारा है। तो आपके लिए मैं एक प्लान ऑफ एक्शन बना दूंगा कि अब आपने क्या करना है, ठीक है। और आपके साथ जो हमारे इन हाउस बच्चे हैं उनके साथ, क्योंकि आप ऑलरेडी 800-900 बच्चे हो, तो आपके साथ एक जूम सेशन कंडक्ट कर लेंगे, मैं भी कर लूंगा, विशाल सर भी कर लेंगे। और उसमें हम आपको बता देंगे कि आपके लिए स्पेसिफिकली क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, क्योंकि जो आप हमसे पढ़े हुए हो आपके लिए प्लान ऑफ एक्शन विल बी एंटायरली डिफरेंट, क्योंकि आपके बेसिक सारी चीजें हो चुकी हैं। अब आपको बस तराशने वाला काम करना है, पॉलिशिंग, राइट। चलो, अब जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। जनरली अभी बच्चे जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है सारे ही आंसर राइटिंग की तरफ भागते हैं। गलत नहीं है, आंसर राइटिंग मैं खुद ही बोलता हूं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो लिखना शुरू करता है उसको ये रियलाइज भी हो जाता है कि आंसर राइटिंग लिखने से कितनी ज्यादा थॉट क्लैरिटी आती है, पेन कितना स्मूथ चलने लग जाता है। स्मूथ का मतलब है कि हाथ अपने आप खुल जाता है और आपका थॉट स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। आंसर राइटिंग के बेनिफिट तो है, लेकिन उस आंसर राइटिंग तक पहुंचने के लिए क्या हमें करना चाहिए और कौन कौन सी चीजें हमें असिस्ट करती हैं। जो हमारे बड़े हुए बच्चे हैं जिन्होंने हमसे किसी ना किसी प्री मेंस कोई ना कोई कोर्स के अंदर इन्वॉल्व थे, उन लोगों को ऑलरेडी अच्छा कंटेंट आपके पास है। दो चीजें होती हैं कभी भी पेपर को निकालने के लिए, एक अच्छा कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे सेल्फ स्टडी करी होती है जो कि गलत नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्टडी में उतना समय नहीं होता, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना हिमाचल में अभी भी रिलेटिवली इजी है कि आप घर पे सेल्फ स्टडी करके कुछ किताबें पढ़ के प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो। मेंस के लिए एक डिफरेंट कंटेंट चाहिए होता है। वो कंटेंट जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं और कम समय हुआ होता है सेल्फ स्टडी करते हुए, वो कंटेंट बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं होता उनके पास, ना सेंट्रलाइज होता है। इस अनस्ट्रक्चर्ड और अनसेंट्रलाइज्ड कंटेंट की वजह से जब वो लोग आंसर राइटिंग करते हैं, इस आंसर राइटिंग के अंदर वो ब्यूटी कभी नहीं आ पाती जो एक अच्छे आंसर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हमें आंसर राइटिंग करनी है तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि बिना अच्छे और स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के लिए आप बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख पाते। जनरली जो अनस्ट्रक्चर्ड और अनसेंट्रलाइज्ड अनकंसोलिडेटेड कंटेंट है उसके क्या एट्रीब्यूट्स है, वो कैसा दिखता है, ये हमें रियलाइज नहीं होता। जब हम लोग भी तैयारी करते थे हमें लगता था कि हमने जो नोट्स बनाए ये बहुत अच्छे नोट्स है, क्योंकि हमें लगता था बहुत अच्छे नोट्स हैं, हम बार बार उन्हीं नोट्स को पढ़ के आंसर लिखते थे। इसलिए हमारे आंसर बहुत अच्छे भी नहीं होते थे, क्योंकि हमारे नोट्स के अंदर कमियां हैं। वो कमियां एज अ स्टूडेंट कई बार नहीं पता चल पाती, क्योंकि आपका जो थॉट ऑफ रेंज ऑफ थॉट है वो उतना ही होता है। तो उस रेंज ऑफ थॉट के अंदर आपको लगता है कि वो बहुत बेहतर है, लेकिन जब हम इतने एक्सपीरियंस के बाद इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी कितनी लिमिटेशंस है। तो इस लिमिटेशन को आप कैसे आइडेंटिफाई करें, आपने देखना है कि ये जो कंटेंट है आपका, अगर सिलेबस वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपका कंटेंट वर्बेटिमली नहीं स्ट्रक्चर्ड है या एक ही जगह पे नहीं कंसोलिडेटेड है, तो वो अच्छे नोट्स की निशानी नहीं है। जैसे अगर आपने लेट सपोज सोसाइटी पढ़ना है ना, इंडियन सोसाइटी पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी में आपने देखा ये कितने सीमित जो है टॉपिक्स हैं। उन सीमित टॉपिक्स का अगर आपके पास बहुत अच्छा तरीके से कंटेंट नहीं है और छोटा क्रिस्प नहीं है, तो कंटेंट की देखिए कुछ विशेषताएं क्या होती हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें आपका कंटेंट अच्छा है। पहली बात, आपका कंटेंट सेंट्रलाइज होना चाहिए। सेंट्रलाइज का मतलब है कि आज मैं पॉलिटी रिवाइज करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो पॉलिटी का जो कंटेंट है मेरा एक ही जगह पे है या नहीं है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो आपका सिलेबस वाइज कंटेंट एक ही जगह पे होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, ये हो गया सेंट्रलाइज।
अब इस कंटेंट के अंदर क्या कंसोलिडेटेड है? कंसोलिडेटेड का मतलब है क्या ये कंटेंट एनरिच्ड है? एनरिच कंटेंट की क्या विशेषता होती है? एनरिच कंटेंट का मतलब है, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम इकोनॉमी से। इकोनॉमी का कंटेंट चल रहा है कि मैं CARR के नोट्स जैसे जो है अलग अलग इकोनॉमी में तो बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं 4 नंबर में कि व्हाट इज CARR, व्हाट इज SLR, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट? तो अगर मैं इन सारी चीजों के ऊपर मेरे पास कंटेंट है तो उस कंटेंट के ऊपर CRR की एक अच्छी परिभाषा, CRR का करंट कोई भी जो भी चेंज हुआ है, क्या रेट इस टाइम पे चल रहा है, SLR का क्या रेट चल रहा है, और CRR का क्या रेप्लीकेशन आता है, क्या रपरकशन आता है अगर इसको ऊपर या नीचे किया जाता है। ये होता है कंसोलिडेटेड कि सारे नोट्स के अंदर एनरिच्ड मटेरियल है या नहीं है, करंट है या नहीं है। जैसे दूसरा एग्जांपल कोट करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है तो यहाँ पे अगर आपके पास सवाल आ गया है इंडिया यूएस रिलेशन में 8 नंबर में लिखने को कि कंटेम्परेरी इंडिया यूएस रिलेशनशिप क्या चल रहा है। अब कंटेम्परेरी पूछा है, इंट्रोडक्शन में ब्रीफ कर देंगे भाई इंडिया यूएस का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट था, शुरू से बहुत अच्छा नहीं था, कोल्ड वॉर के एरा भी रहे जब हमने नैम की पॉलिसी को बहुत रिजिडली फॉलो किया, अब थोड़ा थोड़ा ओरिएंटेशन हमारा चेंज हो रहा है। और फिर करंट लिख लो अलग अलग एरियाज में सेक्टर वाइज कि न्यूक्लियर सेक्टर में क्या हमारा रिलेशन चल रहा है, पेट्रोलियम सेक्टर पेट्रोकेमिकल सेक्टर में क्या रिलेशन चल रहा है, ऐसे ही अलग अलग जोन्स सेक्टर्स डिवाइड करो कि इन सारे सेक्टर्स में यूएस के साथ कैसा रिलेशन है, राइट? तो इसके अंदर अब आपका करंट भी आ गया। तो आप इंडिया यूएस के अगर नोट सुनाओगे तो उसके अंदर करंट कंटेम्परेरी सिनेरियो होना चाहिए। इंडिया यूएस मींस 2 पेजेस से ज्यादा ना हो, इंडिया पाकिस्तान मींस 2 पेजेस से ज्यादा ना हो, क्योंकि जितना लेंदी कंटेंट लिखोगे उतना मुश्किल उसको रिटेन करना होगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा आप स्ट्रक्चर ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके दिमाग में थॉट इतनी सारी है, पेपर में पूछा गया 8 नंबर में या 20 नंबर में। तो आपके कंटेंट की तीसरी विशेषता क्या होगी? योर कंटेंट हैज टू बी वेरी क्रिस्प। तो आपका कंटेंट क्रिस्प होना चाहिए। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटेंट कैसा होना चाहिए, क्योंकि अच्छा कंटेंट ही अच्छे आंसर्स को लिखवाता है। अगर मेरे पास कंटेंट है ढेर सारा और वो भी स्कैटर्ड फॉर्मेट में है, मैं कभी अच्छा आंसर नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैंने क्वेश्चन को देखा मेरे जहन में मेरे नोट्स की फोटो आ जाती है और वो फोटो मेरे जहन में 10 फोटो आने लग जाएंगी, क्योंकि 10 जगह कंटेंट स्कैटर्ड होगा, सेंट्रलाइज नहीं होगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड नहीं होगा, एनरिच्ड नहीं होगा। तो आधी बातें याद आएंगी, आधी बातें याद नहीं आएंगी। ऐसे ही क्रिस्प, जितना क्रिस्प होगा उतना इजी टू मेमोराइज होता है। हमेशा ये चीज को हमेशा रखना है। इसीलिए जो टॉपर्स बाद में कहते हैं कि उन्होंने अपने कंटेंट को फ्लो चार्ट में बना दिया, ऐसे ही आपके कंटेंट के अंदर हमेशा याद रखो फ्लो चार्ट, कीवर्ड्स से एनरिच्ड होना चाहिए। ये अच्छे कंटेंट की खासियत है। अच्छा कंटेंट कभी भी बहुत बल्कि नहीं होता, तो वो क्रिस्प होता है, उसके अंदर फ्लो चार्ट होते हैं। अच्छे कंटेंट के अंदर अच्छे डायग्राम्स होते हैं। अच्छे कंटेंट के अंदर जो मैंने बोला फ्लो चार्ट के साथ साथ माइंड मैप, ट्री डायग्राम, ये सारी चीजें कंटेंट की विशेषताएं होती हैं। वेन इन डायग्राम जहां पे आवश्यकता है, ये सब अच्छे कंटेंट की खासियत है। अगर आपका कंटेंट इस स्ट्रक्चर में नहीं है तो आपके लिए आंसर राइटिंग करना कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप आंसर तो लिखोगे, आपको आती भी होंगी चीजें, ऐसा नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी, होंगी, लेकिन जितने सीमित समय और सीमित स्पेस में लिखने की बात होगी वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका कंटेंट स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा। अपने कंटेंट को इस तरीके से जज कर लो। अब कई बच्चे होंगे जिनका ऐसा कंटेंट है, कई बच्चे होंगे ऐसा कंटेंट जिनका 50% है, 60% है, 100 पे लेके जाओ। अब जिसका ऐसा कंटेंट नहीं है वो दिन के हिस्से को कैसे मैनेज करे, कि उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि कैसे अपने कंटेंट को रिस्ट्रक्चर करे, साथ में आंसर राइटिंग करे। ये दोनों काम पैरेलल होंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर पेपर को क्वालिफाई करना है, इसको एक सिंगल वन लाइन में अगर बोला जाए तो आपका कंटेंट बहुत क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। पहली बात कि कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट में बहुत फर्क होता है। अब देखो जैसा कि मैंने बोला है 519 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, शायद 519 या 20 है। इतने बच्चों के सिलेक्शन के अंदर अगर जिनका भी क्लियर होगा अब पेपर, तो आप समझो कि कितने मुट्ठी भर बच्चे हैं जिनको इंटरव्यू की लास्ट टाइम 350 के आसपास बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ और केवल 42 बच्चों को इंटरव्यू कॉल आई। इस बार भी नंबर कुछ इसके आसपास ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 60 लोगों को इंटरव्यू की कॉल आएगी। हायर साइड पे बता रहा हूं, अगर 60 लोगों को कॉल आती है तो 519 में से आप समझिए कि 480 बच्चे जो है, 460 बच्चे जो है जिनको सिलेक्शन के बाद कॉल नहीं आएगी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद। तो अभी भी अब जो आपका कंटेंट, अब जो आपका कंपटीशन है वो क्वालिटेटिव कंपटीशन है, वो उस चुनिंदा बच्चों के बीच में है जो ऑलरेडी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन अब टफ हो जाएगा। पहले क्वांटिटेटिव कंपटीशन आपने क्लियर कर लिया है,
अब क्वालिटेटिव कंपटीशन है, तो क्वालिटेटिव कंपटीशन में क्वालिटी कंटेंट के बिना आप पेपर को नहीं क्वालिफाई कर सकते। तो अपने कंटेंट को इस तरीके से रीस्ट्रक्चर कर लो। तो अभी जो टाइम है अपने कंटेंट की रीस्ट्रक्चरिंग का टाइम है। दिन का एक हिस्सा, अब आप देखो, कंटेंट की रीस्ट्रक्चरिंग में जाएगा, एक हिस्सा दिन का रिवीजन में जाएगा, एक हिस्सा दिन का आंसर राइटिंग में जाएगा। तो आपका टाइम 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो इस तरह से अपने दिन को डिवाइड कर लो। अब आपने न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ देना, जिन्होंने मेंस देना है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, आपके दिन का ये हिस्सा होना चाहिए। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ योर नोट्स, रिवीजन ऑफ योर नोट्स एंड आंसर राइटिंग हैज टू बी देयर। अब देखो आंसर राइटिंग कैसे करनी है। हम लोगों की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च है डिटेल टेस्ट सीरीज। आप लोगों के पास अच्छी बात क्या है, आज 7 दिसंबर है, पेपर आपका 3 तारीख से शुरू हो रहा है। मोटा मोटा देखा जाए तो आपके पास 55 दिन के आसपास निकल कर आ रहे हैं। 55 दिन बहुत होते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर 23 टेस्ट हैं, जिसके अंदर सेक्शनल 10 टेस्ट सेक्शनल है। सेक्शनल का मतलब है टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ऐसे टॉपिक वाइज 10 टेस्ट हैं, जिसमें हर टेस्ट में 16 सवाल हैं और 2 घंटे का टाइम है। उन टेस्ट को आपने अटेम्प्ट कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज के अंदर बाकी टेस्ट जो है फुल लेंथ टेस्ट है और लैंग्वेजेस के टेस्ट है। तो 23 टेस्ट है। जिसने अभी तक ये टेस्ट सीरीज नहीं ली है, जो हमारे एनरोल्ड है उनके पास तो है, जो नहीं एनरोल्ड है लेकिन प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है, उन्होंने ये टेस्ट सीरीज जरूर लेनी है। बहुत क्वालिटी ड्रिवन टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर आपको डिटेल्ड फीडबैक दिए जाएंगे। जिन लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज ली थी, अब से वो टेस्ट चंडीगढ़ में हमारे सेंटर में प्रयास करो, आके लिखो। ठीक है, 1-2 महीने का पेन है, थोड़ा सा कंफर्ट से निकलना पड़ेगा। 1-2 महीने का पेन जो ले सकता है वो चंडीगढ़ में हमारे सेंटर में ही आके टेस्ट लो, यहीं पे चेक कराओ और यहीं पे टीचर से फीडबैक लेके जाओ। उससे क्या होगा कि आपको 1-on-1 फीडबैक मिलेंगे जो कि बहुत डिटेल्ड होंगे। जिसका है कि यहां आ ही नहीं सकता फिजिकल फॉर्मेट में, उसने आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज के लिए क्या करना है, इसी को एनरोल करो। घर से भी आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, कैम स्कैन से स्कैन कर सकते हो, पीडीएफ भेज सकते हो। विद इन 3 to 4 डेज का आजकल प्रोसेस है। विद इन 3 to 4 डेज आपके पास इवेल्युएटेड कॉपी अलॉन्ग विद द फीडबैक पहुंच जाता है। कभी होता है कि किसी का मिस हो गया, बहुत बल्क में आ रहे हैं, तो 5 दिन लग जाएंगे। अदरवाइज हम कोशिश करते हैं 4 से कम दिनों में आप तक ये वापस रिवर्ट हो जाए। ये दूसरा तरीका है। आंसर राइटिंग करो। अब आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट को रीस्ट्रक्चर करो। जिसके पास, जैसा मैंने बताया कि सेंट्रलाइज कंटेंट नहीं है और बहुत अच्छा कंटेंट नहीं है, वो अब किताबें पढ़ने में अपने समय को ना वेस्ट करे। उसने क्या करना है, 2 तरीके हैं। एक तो हमारी बुक्स हैं, ये बुक्स बहुत ज्यादा बड़ी बुक्स हैं, इनके अंदर तकरीबन 5000 पेज हैं, प्रीलिम्स भी है और मेंस भी है। ये बुक्स बल्कि है, राइट। अभी अगर जिसके पास कुछ भी नहीं है उनके लिए तो ठीक है कि बुक्स मंगवा लो, उसी में से मेंस का कंटेंट को निकालना शुरू कर दो। अलग अलग ही है। दूसरा तरीका है, हमारा एक लाइव बैच चल रहा था, अभी भी चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होने की वर्ज है, जिसमें हमने बोला था 33 मेंस के क्वालिटी एनरिच्ड लेक्चर्स मिलेंगे मेंस के। लेकिन ये 33 से होते होते थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है, अब ये 40-45 हो जाएंगे। इसमें मैंने भी अभी कुछ लेक्चर्स और लेने हैं, बाकी फैकल्टीज को भी लगा कि स्ट्रेच करने की जरूरत है, तो 40-45 लेक्चर है। इन लेक्चर की ब्यूटी क्या है, हर लेक्चर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर। इन लेक्चर के अंदर अगर ज्योग्राफी पढ़ानी है तो 5 से 6 क्लासेस में पूरी ज्योग्राफी पढ़ा दी, आईआर पढ़ाना है तो 3 क्लास में आकृति मैम ने आईआर पढ़ा दिया। तो इस तरीके से बहुत कम क्लासेस में बहुत सारा पढ़ाया गया है, हाई फ्रीक्वेंसी में पढ़ाया गया है। ब्यूटी क्या है, नोट्स अटैच्ड है इसी के अंदर, तो नोट्स हमने अटैच करके रखे हुए। ये प्योर मेंस के नोट्स हैं, इनके जो अफोर्ड कर सकता है हिमाचल के अंदर, इनकी रीजनेबल रेट में प्रिंट आउट्स निकाल के रख लो। इन प्रिंट आउट्स को अगर कोई रट भी ले तो पेपर इन्हीं के आसपास से आ जाएगा। काफी कॉम्प्रिहेंसिव ये नोट्स बनाए गए हैं, राइट। तो जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ये क्वालिटी एनरिच बैच उनकी पूरी प्रिपरेशन को काफी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर देगा। दूसरा है, जिसके पास ये है कि प्रिंटर का भी अभाव है, कोर्स ले लिया लेकिन प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, उन्होंने इन किताबों को ऑर्डर कर देना है। कोर्स को देखते रहो, किताबों में हाईलाइट करते रहो जहां जहां टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो ये किताबें भी इस बैच के साथ लिंक्ड ही है, राइट। तो इस तरीके से ये एनरिच मटेरियल आप तक पहुंच सकता है। दूसरा पार्ट, अब आपका टाइम टेबल कैसा होगा दिन का, तो दिन का एक हिस्सा होगा। अब आपने कैसे रीस्ट्रक्चरिंग करनी है ये समझो कि टाइम टेबल कैसे बनाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इस टाइम पे टाइम टेबल की। उस बच्चे के लिए बता रहा हूं जिसने अभी बहुत सारा काम अपने नोट्स के ऊपर करना है। अब आपका दिन का एक हिस्सा आएगा जिसमें आप नोट्स को रीस्ट्रक्चर कर रहे होंगे। अब रीस्ट्रक्चर कैसे कर रहे होंगे, मान लीजिए आपने सोच लिया कि मैंने आज सेक्शनल टेस्ट पॉलिटी का देना है,
ये उस बच्चे के लिए जिसकी तैयारी अभी उतनी अच्छी नहीं है, जिसने आंसर राइटिंग भी बहुत ज्यादा नहीं करी, शायद प्रीलिम्स निकलेगा नहीं निकलेगा श्योर नहीं था, ऐसे बच्चे का। दूसरे के लिए भी बताऊंगा कि जिसने सब कुछ किया हुआ है, अब उसको लास्ट फेज में क्या करना चाहिए। तो जिसको रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है, तो पॉलिटी का मान लो आपने हमारी टेस्ट सीरीज ले ली, टेस्ट सीरीज में 23 टेस्ट है। उन 23 टेस्ट के बाद आपको लगता है कि यार पॉलिटी के जो टेस्ट हैं, इस टेस्ट को मैंने 10 दिन के बाद देना है, वैसे तो इतना टाइम फ्रेम नहीं है आपके पास, आपको लगता है कि जी 5 दिन में मैंने टेस्ट को लिखना है। जब आपने 5 दिन में टेस्ट को लिखना है, तो आपने अपने को पॉलिटी के नोट्स को उन 5 दिनों में रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा सिलेबस वाइज। रीस्ट्रक्चर करने के लिए आपको रेफरेंस के लिए कंटेंट चाहिए होता है, जिसका सबसे बड़ा अभाव है। उसी रेफरेंस के कंटेंट के लिए आप हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो या किताबें मंगवा सकते हो हमारी, राइट। उससे आप अपने नोट्स को रीस्ट्रक्चर करो। रीस्ट्रक्चर करने के बाद टेस्ट दो पॉलिटी का, पॉलिटी के टेस्ट को इवेल्युएट करवाओ और देखो कि आपकी कहां कमी आ रही है। इवेल्युएट करवाने के बाद, कमी निकालने के बाद, इस टेस्ट को फिर से दोबारा दो। तो एक बार P1 दो, फिर P2 दो, इस टेस्ट को फिर से लिखो, अगले नोट्स के रिस्ट्रक्चरिंग पे लग जाओ। ज्योग्राफी करो, फिर ज्योग्राफी का टेस्ट 1 2 की मींस एक ही टेस्ट को 2 बार लिखो। टोटल टेस्ट सीरीज में 450 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में से बहुत भारी मात्रा में क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे। दूसरा, आपको स्ट्रक्चरिंग करनी आ जाएगी आंसर की। तो अगर ये स्ट्रक्चरिंग करनी आ गई, तो आपको आराम से वहां पे पेपर जब आपको सामने दिखेगा, आपको पढ़ते ही आपके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट हो जाएंगे कि आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा इसमें क्या कंटेंट जाना है और मेरी जेब में कितना कंटेंट है, उसको फटाफट लिख दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इनर्शिया की। जब आप क्वेश्चन को देखते हो और आपने बहुत आंसर राइटिंग नहीं करी, आपका पेन चलता ही नहीं है, आपका थॉट प्रोसेस रुक जाता है, हॉल्ट हो जाता है एकदम से, तो आप कुछ ज्यादा कर नहीं पाते। तो वो कब कर पाओगे, जब आपका पेन पहले ही इतना चल चुका हो, थॉट प्रोसेस इतना बार आपने रिपीट कर लिया हो कि वो रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट हो जाते हैं। तो इन रिफ्लेक्सेस के ऊपर आपने काम करना है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस को लिखना है। इस लाइव बैच के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया, इस बैच के अंदर हमने 200 नए मेंस के क्वेश्चंस आपको देने, सारे सब्जेक्ट के मिला के, बिल्कुल प्योर न्यू क्वेश्चन है 200। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे 200। इन क्वेश्चंस के मॉडल आंसर बनाने शुरू कर दो अपने आप ही। हम इसके मॉडल आंसर नहीं देंगे, हम ये सवाल देंगे, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चन से आपने खुद मॉडल आंसर फटाफट इनके बना लिए, इनको रटो। तो ये आपके क्रिस्प नोट्स बनेंगे बाद में। और यही जो आप बार बार आंसर राइटिंग कर रहे हो, ये जो फाइनल आंसर राइटिंग के बाद आपका मटेरियल बनेगा, ये क्रिस्प होगा। इसके अंदर डेटा होगा, इसके अंदर करंट अफेयर होगा, इसमें फ्लो चार्ट होंगे। ये आपकी रिवीजन में हेल्प करेगा। तो 450 क्वेश्चन यहाँ पे, 200 क्वेश्चन यहाँ पे जो आपके टेस्ट सीरीज से अलग होंगे। ऐसे ही हिमाचल में कभी भी जब आप नोट्स को रिस्ट्रक्चर करोगे, पॉलिटी के नोट्स को रिस्ट्रक्चर कर रहे हो, अपने समक्ष पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सामने रख लो, जिससे आपको रिस्ट्रक्चरिंग में हेल्प हो जाए। जब आपको रिस्ट्रक्चरिंग में हेल्प हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई पॉलिटी को मैंने कैसे अप्रोच करना चाहिए, राइट। अब जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है, जो हमारे एनरोल्ड बच्चे हैं, जो इन्होंने पिछले 5-6 महीने से टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, उन्होंने सेक्शनल टेस्ट लिख लिए हैं, उनको अब मेंस के जो फुल लेंथ टेस्ट है उनकी तैयारी करनी है। उन्हें भी साथ साथ अपने नोट्स को ऐसे रिस्ट्रक्चर करना है। और जो टेस्ट आप पहले लिख चुके हो, आपने भी देखा होगा कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया नहीं है, उन टेस्ट को दोबारा लिखो, नए वाले टेस्ट की तैयारी करो और उनको भी चाहे 2 बार लिख लो। यहाँ पे आप लोगों के लिए प्राइम एग्जांपल है, लास्ट ईयर आकांक्षा की रैंक 5 आई है, हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल ही थी, उसने इसी टेस्ट सीरीज को 2 बार लिखा है। और जब वो पेपर में बैठी, हर स्टेटमेंट वॉज कि सर मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं एचएस का पेपर दे रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं आप ही की टेस्ट सीरीज दोबारा लिख रही हूँ, सो मेनी क्वेश्चंस वर रिपीटेड, राइट। और दूसरा, इतना आंसर राइटिंग कर ली होती है कि कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। तो आपको कभी भी स्ट्रेस फील नहीं होता एग्जामिनेशन के अंदर, इनर्शिया नहीं आता, आपकी इनहेरेंट नेचर बन चुकी है, स्वाभाविक है आपके लिए उस दिन आंसर लिखना, राइट। इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज को करिए। तो हमने टेस्ट सीरीज में जो है अपने टाइम टेबल को, अपने डेली रूटीन को इस तरीके से मैनेज कर लेना है। तो जिन लोगों के ये सारा काम हो गया है, उन्होंने अपने नोट्स को और अच्छा तराशना, दिन का बहुत बड़ा हिस्सा रिवीजन करना, रट्टे लगाना कि डेटा क्या है, करंट क्या है, कैसे रिलेट करोगे, इस तरीके से अपने पूरी ये जो पूरा टाइम टेबल है और डेली रूटीन है, इसको मैनेज कीजिए। क्योंकि अब आपको कुछ नहीं करना, अपने टाइम टेबल को मैनेज करना है। तीसरा एस्पेक्ट है करंट अफेयर। बच्चे पूछते हैं जी करंट कब का पढ़े। करंट अफेयर के लिए घबराने की कोई बात नहीं होती। अब आप देखो, मैंने कई बार ये चीज बोली है, जीएस 1, 2 और 3 सबसे ज्यादा जो करंट है वो यहां पे आता है। 3 के अंदर कौन से टॉपिक हैं, देखो एनर्जी। करंट कहां पे आएगा, एनर्जी के टॉपिक देखो, एनर्जी में भर भर के डेटा और स्कीम डालनी होती है, क्योंकि सारे टॉपिक आपके स्कीम और डेटा बेस्ड है। करंट है, क्या करंट एनर्जी के सिनेरियो चल रही है, क्या रिन्यूएबल एनर्जी है, क्या हाइड्रो एनर्जी के डेटा है, ये सारा डेटा ड्रिवन एंड स्कीम ड्रिवन है, इसको पढ़ो। एग्रीकल्चर पूरा करंट अफेयर बेस्ड आपके टॉपिक है,
टूरिज्म ऑफ हिमाचल करंट अफेयर बेस्ड, स्पेस करंट अफेयर बेस्ड। तो मैक्सिमम जो टॉपिक है वो आपके करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो स्पेस, इसरो के मिशन, इसरो ने रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या किया है, इसरो ने एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए क्या किया है, इसरो ने अर्बन प्लानिंग के लिए क्या किया है, इसरो ने रिसोर्स मैपिंग के लिए क्या किया हुआ है। तो हर चीज के लिए इसरो ने कुछ ना कुछ काम किए हुए, इन सबको डेवलप कर, राइट। तो एज इट इज क्वेश्चन आ रहे, कोई नया सैटेलाइट लॉन्च हुआ है उसके बारे में पढ़ लो, वो एज इट इज आ रहा है 4 नंबर के अंदर। तो ये प्योर करंट अफेयर बेस्ड है। तो करंट अफेयर आपने कैसे देखना है, जीएस3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लो, फिर करंट अफेयर को अप्रोच करो, राइट। जीएस3 में करंट अफेयर इस टाइप थीम वाइज आपने पढ़ने हैं। दूसरी बात, अब आपने जीएस2 और ये करंट अफेयर हम आपको बताएंगे भी पूरे साल के कि कैसे आपने अपने कंटेंट के अंदर डालना है। जीएस2 के अंदर आपका पॉलिटी में जो भी आप करंट अफेयर पढ़ते हो वो कंटेंट को एनरिच करने के काम आएगा। पॉलिटी में कोई क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट है ना, या जुडिशरी और लेजिस्लेचर के एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या क्लैशेस चलते हैं या क्यों होते हैं क्लैशेस, रिसेंट एग्जांपल के साथ आप डालोगे कि एनजेक का एग्जांपल डालोगे। तो इस तरह से अगर पॉलिटी के अंदर सेकुलरिज्म के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो आप रिसेंट कोई भी कम्युनलिज्म का इशू हुआ है या सेकुलरिज्म में आजकल पर्दा का इशू हो रखा है उसके ऊपर डाल दोगे। तो इस तरीके से आप करंट को फोल्डर मटेरियल की तरह इनकॉर्पोरेट करोगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपिक को पढ़ते हुए ये दिमाग में सोचो कि इस साल ये इसमें करंट क्या आया था। तो यहां पे पॉलिटी में मींस करंट अफेयर कोट करना पड़ेगा, एनर्जी में मींस डेटा कोट करना पड़ेगा। तो जहां डेटा वहां डेटा। ऐसे ही इकोनॉमी, बिना डेटा के इकोनॉमी के आंसर बेकार है, बिना डेटा और करंट अफेयर के। इकोनॉमी तो भर भर के डेटा आता, पूरा इकोनॉमिक सर्वे बजट डेटा ही तो है। ऐसे ही जीएस2 में पॉलिटी है। ऐसे ही आईआर बिना करंट के बेकार है। ऐसे ही गवर्नेंस स्कीम्स बिना करंट अफेयर और डेटा के बेकार है। जीएस1 के अंदर ना ज्योग्राफी में करंट आता है ना हिस्ट्री में करंट आता है, थोड़ा बहुत करंट आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर या इंडियन सोसाइटी के अंदर करंट आता है। इंडियन सोसाइटी के अंदर करंट आता है तो कभी भी कोई सवाल आया, विमेन पे सवाल आया, डेटा डालो जस्टिफाई करने के लिए, साथ में स्कीम। तो ट्राइबल के ऊपर सवाल आया, डेटा एंड स्कीम। तो जहां डेटा आएगा वहां डेटा, जहां स्कीम आनी स्कीम। इस तरीके से आपने करंट को देखना है कि कौन से पेपर की रिक्वायरमेंट है करंट, कि हिस्ट्री में करंट आता नहीं, ज्योग्राफी में आता नहीं, ज्यादा एफर्ट नहीं मानने। पॉलिटी में जो करंट आता है आपको थीम वाइज उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन आया तो कौन सा करंट डालना है, अगर जुडिशरी पे क्वेश्चन आया तो क्या करंट हुआ है जुडिशरी के अंदर, लेजिस्लेटिव जुडिशरी के क्लैशेस में क्या हुआ है, पंचायती राज का क्वेश्चन आया तो पंचायती राज में क्या करंट आया है, क्या डेटा है। तो ये सारी चीजों का डेटा और करंट आपने इकट्ठा करना है, उसी तरीके से करंट को संभालना है ताकि आप उसको बाद में पेपर में रिलेट कर पाओ। अननेसेसरी मैगजीन पढ़ लेना, विजन 365 पढ़ लेना, उससे ये गारंटी नहीं है कि उस करंट को आप रिलेट कैसे करोगे। हमेशा दिमाग में रिलेशन सीखो, करंट कहां पे यूज करना है। जब तक यूसेज और यूटिलिटी नहीं आएगी आपका वो करंट पड़ा हुआ बेकार हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम अपनी तैयारी को मैनेज करो। इसके अलावा किसी का कोई पर्सनलाइज्ड इशू है तो मेरा अभी क्लास है, तो आप मुझे 1 बजे के बाद आज कॉल करना, राइट। व्हाट्सएप और कॉल करने से पहले व्हाट्सएप ड्रॉप कर देना अपने शुभ नाम के साथ, थोड़ा बहुत ब्रीफ डाल देना व्हाट्सएप में कि आपने क्या पढ़ाई करी हुई, कितने साल तैयारी करी हुई, कैसे तैयारी करी हुई, क्या ऑप्शनल है, ताकि मैं आपको पहले ही पढ़ के प्रिपेयर्ड रहूं मेंटली और ठीक गाइड कर पाऊं, राइट। तो इस तरीके से अपनी तैयारी को मैनेज करो। जिन बेचारों को नहीं हो पाया है डिसहार्टेंड मत हो, जिन लोगों का हुआ भी है आप उनसे मिलो। उन बेचारों ने भी कई साल ऐसे देखे थे जब उनका नहीं हुआ था और उन्होंने उस लो टाइम को देख के आज उन्होंने इस पेपर को क्वालिफाई भी किया। डिसहार्टेंड मत हो, सबने यही स्टेज से गुजरे हैं, चाहे कोई रैंक 1 है, चाहे कोई बड़े से बड़ा ऑफिसर है, सबने फेलियर्स को देखा है, उनको जीता है और फिर सिलेक्शन को लिया है, राइट। तो घबराने की बात नहीं है, हम जब आपके साथ हैं और हम आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर काहे के लिए घबराना है। जिसकी मेहनत में सच्चाई है उसका होगा जरूर, है ना। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि इतना खराब भाग्य किसी का हो कि कई साल मेहनत करी है और सच्चाई से मेहनत करी उसका ना हुआ हो। मैंने किसी को आज तक ऐसा नहीं देखा, राइट। अगर नहीं होता है कई सारे कारण हैं, वो आपके अंदर हैं, वो कारण जिसकी वजह से नहीं होता है उसको फिगर आउट करना है, राइट। चलो यहाँ पे सेशन क्लोज करते हैं। इसके बाद जिन लोगों ने मेरे से बात करनी है वो 1 बजे के बाद मेरे को व्हाट्सएप डालना शुरू कर दो, 1 बजे के बाद कॉल कर लेना, राइट। चलिए, थैंक्स अ लॉट।